टॉपिक जो आज का करेंगे वो थोड़ा टफ है, ध्यान से सुनते रहना, डाउट हो ऑब्वियसली पूछ लेना। कोशिश मेरी होगी थोड़ी मैं स्पीड में करवाऊं, तो मेरी थोड़ी कोशिश ये होगी कि स्पीड में करवाऊं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि स्पीड में मैं तो करवा के चला गया और अपना काम कर दिया और पल्ले कुछ नहीं पड़ा तुम्हारे। ठीक है, तो पूछते रहना साथ में, अगर दिक्कत हो तो। वैसे उतना मुश्किल भी नहीं है ना, वो ये करनी है अगर इच्छा है तो आज लास्ट है। सारे टाइप के सवाल करने तो नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी तुम्हें वही बात बोली थी। देखो, इतना करवाना कि 80% बुकलेट तुमसे हो जाए, वैसे हो तो अभी भी नहीं, 80 नहीं होगी तुमसे नहीं। क्या वो तो मैंने शुरू में भी बोला था, लेकिन कहने का मतलब ये कि अब देखो वो तो नहीं हो रहे वो बात अलग है। लेकिन मैं अगर अपनी तरफ से बोलूं कि कुछ जैसे होता है, जैसे बाइनोमियल में कि कोई भी चैप्टर उठा लो, उसमें तुम्हें लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन बुकलेट में थोड़ा नया आ गया, होता है हमेशा। क्लास में हर टाइप का हो नहीं पाता, बाइनोमियल में भी लगा होगा, उससे पहले जो चैप्टर हुए थे पैराबोला सर्कल सब में लगा होगा, पीएनसी में भी लगेगा। तो बात वही है, अगर 70-80% अगर कवर करना हो तो वो करना थोड़ा आसान होता है। 10-12 लेक्चर में हो जाता है, 11 लेक्चर मान लो। आगे का 10% करने में फिर उतना और ज्यादा जोर आता है। तो वो ये मल्टीनोमियल करेंगे, अगर सिंपल टॉपिक करना है तो 15-20 मिनट आधे घंटे में हो जाएगा। ढंग से डिटेल में करने की क्या क्या वेरिएशन दे सकता है, कि मतलब कम से कम मैं अपना पूरा कर दूं, वो तुम क्वेश्चन ना कर पाओ वो तुम्हारी फिर उसके बाद टेंशन है। एक तरह से टेंशन तो हमारी भी है, लेकिन उसमें मेरा फिर कुछ है नहीं। मैं घर बैठ के तुम्हारा वो, जैसे बचपन में वो ए लिखवाते थे, डॉट 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 बने होते थे कि पेंसिल चला बच्चा ऐसे ये बनेगा, आती थी ना वो, बचपन में ऐसे सीखा होगा, हम तो ऐसे ही सीखते थे। तो वो वाला काम तो हो नहीं सकता, लेकिन कहने का मतलब डिटेल में अगर पूरे सारे टाइप करने हैं तो थोड़ा और झेलना पड़ेगा। लेकिन कल से अमन सर की क्लास होगी, 3 दिन अमन सर की वही एलिप्स हाइपरबोला चलेगा। नेक्स्ट मंडे को जो क्लास होगी उसमें मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो तुम्हें कल दिए थे, कुछ करके आए हो वैसे। तो वो क्वेश्चंस भी कल मंडे को डिस्कस होंगे। आज तो सुबह नहीं दिए तो तुम्हें भी नहीं दूंगा क्वेश्चंस। बाकी टॉपिक कवर हो जाएगा, उसके कुछ और थोड़े जो ढंग के वेरिएशन बनते हैं वो भी मंडे को करेंगे। तो क्लासेस दोनों अटेंड करनी होंगी तुम्हें। मंडे ट्यूसडे डिस्कशन हुआ करेगा, कुछ दिन डिस्कशन चलेगा, उसके बाद मैं क्वेश्चंस करवा दिया करूंगा जब तक अमन सर का चैप्टर पूरा नहीं होता। ठीक है, वो देख लेंगे, जैसे वो हमारी टेंशन है मेरी और अमन सर की। मेन मुद्दा ये है, अगले हफ्ते तक बुकलेट पूरी कर लेना, क्लास अटेंड करनी जरूरी है। वो वाला काम नहीं होना चाहिए कि डिस्कशन हो रहा है, 2 बच्चे बैठे हैं और बाकी घर है, क्यों? क्योंकि हमने करे नहीं। वो भी नहीं होना चाहिए कि सर 40 सवाल करें, अगर करे नहीं तो बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो 3-4 दिन और हैं, पूरी बुकलेट निपटा लो, ठीक है? और ध्यान से सुनना, थोड़ा अजीब सा टॉपिक है, उतना भी नहीं है जितना वैसे मैं माहौल बना रहा हूं, लेकिन पहले से बोल दो तो फिर। तो पहले टॉपिक, छोटा सा एक टॉपिक कर रहे हैं, छोटा सा टाइप कर रहे हैं, तो लिखो द नंबर ऑफ वेज and distinct objects can be put into R different boxes such that, तो वही जो मैं पहले लेक्चर से बोलता आ रहा हूं, हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है या नहीं है, जिनमें डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो वो डिस्टिंक्ट है या नहीं है। तो फिलहाल हमारे पास ऑब्जेक्ट्स भी डिस्टिंक्ट है और जिन बॉक्सेस में रखना चाह रहे हैं वो बॉक्सेस भी डिस्टिंक्ट है। अब मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं, हो सकता है वो एन डिफरेंट बॉल्स बोल दे, एन डिफरेंट कलर की बॉल्स है, ये बुक्स है। बॉक्सेस की जगह वो हो सकता है स्टूडेंट्स बोल दे, बॉयज बोल दे, कपल बोल दे, इस टाइप के सवाल, वो मैटर नहीं करता। अब इसमें 2 टाइप के सवाल पूछते हैं, एक तो आसान वाला पूछता है, पहले उसकी बात करते हैं। सच दैट each box can contain any number of objects। तो पहला सवाल तो ये पूछता है कि किसी भी बॉक्स में तुम कितनी भी ऑब्जेक्ट पुट कर सकते हो। अगर तुम्हारा मन करे तो तुम सारी की सारी ऑब्जेक्ट एक ही डब्बे में डाल दो, तुम्हारा मन करे तो उस डब्बे को खाली छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कंडीशन नहीं है। बताओगे कितना आएगा आंसर?
कौन कह रहा है, क्या कह रहा है? हाँ, 2 की पावर n कैसे बता? जो कल आपने बताया था। ऐसे मत किया करो, ऐसे वो फिर सही चीज नहीं है ना, उसमें 2 की पावर लॉजिक क्या लगा है ये वो। बॉक्स की पास दो ऑप्शन है कि उसमें ऑब्जेक्ट जा सकते हैं नहीं जा सकते। सर हमारी चल रही है, मर्जी तो हमारी चल रही है पूरे चैप्टर में, इसकी तो बेचारे की चली नहीं है। कितनी बॉल्स हैं? n। डब्बे कितने हैं? r। पहली बॉल के पास कितने ऑप्शंस हैं? पहली बॉल पहले डब्बे में जा सकती है, दूसरे डब्बे में जा सकती है, तीसरे में जा सकती है, या फिर आर में। तो कितने ऑप्शंस हुए? आर ऑप्शंस हुए। सेकंड बॉल के पास कितने होंगे? आर, फिर आर। ये आर बार बार मल्टीप्लाई होता जाएगा। कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? जितनी बॉल्स है n टाइम्स, तो कितना आ जाएगा? आर की पावर n। ये बात पल्ले पड़ी? जो 2 की पावर n वगैरह बोल रहे थे, डाउट मतलब गलती दिख गई या बताऊं? दिख गई? क्या दिख? दो डब्बे कैसे लगे जब लिखा हुआ 8 डब्बे हैं? एक तो लग बहुत जल्दी जाता है तुम्हें, और लगता भी हमेशा गलत ही है। अब इसमें मुश्किल क्या पूछता है वो? मुश्किल ये पूछता है, ईच बॉक्स मस्ट गेट या इस तरीके से लिख लो, नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, ये लिख लो। अब इसने बोल दिया कि कोई भी डब्बा खाली नहीं रहना चाहिए। पहली बात तो यहां पर अभी छोटी सी कंडीशन लगानी पड़ेगी, जब तक कोई कंडीशन नहीं थी कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो कोई कंडीशन नहीं है, 3 बॉल को 5 डब्बों में डाल सकता हूं मैं। अगर 3 बॉल हैं उनको 5 डब्बों में डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, क्या दिक्कत है? डब्बा खाली छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है? 3 की 3 एक डब्बे में डाल दो, बाकी 4 खाली पड़े हैं, खाली रह सकते हैं ना। तो ऊपर वाले में तो कोई कंडीशन जरूरी नहीं है कि एन आर से बड़ा या एन आर से छोटा है, लेकिन नीचे वाले में ये कंडीशन लगानी जरूरी हो जाएगी कि नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो नंबर ऑफ बॉक्सेस से ज्यादा है या एटलीस्ट उसके इक्वल तो है। मान लो मैं तुम्हें बोल दूं 3 बॉल हैं, 5 डब्बों में डालो, कोई भी डब्बा खाली नहीं रहना चाहिए, तो तुमने एक एक करके डाल भी दी तब भी 3 डब्बों को भर पाओगे ना, 2 डब्बे तो खाली पड़े, तो पॉसिबल नहीं है ये चीज। तो सेकंड केस में एन आर से बड़ा होना ही चाहिए। अब इसको कैसे करेंगे सोल्व? एम्प्टी रहता है, तो क्या करोगे? टोटल केस गिन लो, आर की पावर एन। इसमें से वो वाला केस माइनस कर दो जब कोई डब्बा खाली रह गया। कौन सा डब्बा खाली रहा? सिलेक्ट करना पड़ेगा या अपने आप हो जाएगा? करना पड़ेगा। इन आर में से कोई भी एक डब्बा सिलेक्ट कर लो, RC1। मान लो सिलेक्ट हो गया कि ये डब्बा खाली है। अब हर बॉल के पास कितने ऑप्शन है? R-1। तो कितना आ गया? R-1 की पावर n। लेकिन इसमें क्या है, बहुत सारे केस रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि तुमने R-1 की पावर n बोला है, तो जरूरी थोड़ा है कि सेकंड वाले डब्बे में कोई ना कोई बॉल आई होगी। हमने तो ऑप्शंस दिए हैं ना। मैंने कहा इस बॉल के पास अब R-1 ऑप्शंस हैं, जरूरी है 2 सेकंड वाले बॉक्स में। इसमें सारे केस आ रहे हैं, तो हो सकता है सेकंड वाला बॉक्स खाली रह गया, हो सकता है थर्ड वाला बॉक्स खाली रह गया, तो कुछ केसेस रिपीट होने चालू हो जाते हैं। तो उस चीज को उस दिक्कत को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लगाते हैं। याद आ रहा है, पढ़ाया था तो उसमें क्या बताया था? टोटल केस, फिर -1 वाला, अल्टरनेट साइन चलेंगे, फिर क्या आएगा? प्लस वाला। एक मिनट रुक जाओ। प्लस वाले में अब ये वाला केस करोगे कि 2 डब्बे खाली रह गए, तो 2 डब्बे कौन से खाली रहे, सिलेक्ट करने के कितने तरीके? RC2। मान लो डिसाइड हो गया कि 1 वाला और 3 वाला डब्बा खाली है। अब हर बॉल के पास कितने ऑप्शन है? R-2। तो R-2 की पावर n आ गया। अच्छा, फिर क्या करोगे? माइनस, पहले कोफिशिएंट 1, फिर -1, फिर प्लस, फिर माइनस। अब कितना आएगा? RC3, R-3 की पावर n। ये अल्टरनेट साइन चलते जाएंगे और वो दिख जाएगा कब तक चलने, वो अपने आप पता चल जाएगा, क्वेश्चन करके देखेंगे, वहां से आइडिया लग जाएगा। ठीक है, वो करेंगे। तो प्लस माइनस चलता रहेगा, इससे सारा काम बैलेंस हो जाएगा। हाँ भाई, अब बोल क्या करें? मान ले तेरे पास 4 बॉल पड़ी हैं, ABCD, 3 डब्बे हैं, 1 2 3। मैंने कहा टोटल केस क्या है, वो तो समझ में आई है। हर बॉल के पास 3 ऑप्शन है, तो 3 की पावर 4। मैं वो केस माइनस करना चाहता हूं जब कोई डब्बा खाली रह गया। कोई डब्बा खाली रह जाए तो पहले सिलेक्ट कर लेते हैं 3C1 से, ये डब्बा खाली रह गया। हर बॉल के पास 2 ऑप्शन है,
जब मैं 2 ऑप्शन गिन रहा हूं तो हो सकता है ए वाली बॉल 2 में चली जाए, ये वाला ऑप्शन काउंट करें, 3 बी वाली बॉल 2 में चली जाए, ये वाला ऑप्शन भी काउंट करें, सी वाली भी 2 में चलेगी, डी वाली भी 2 में चलेगी। ये केस यहां पर काउंट हुआ या नहीं हुआ? हुआ है ना? तो उस टाइम क्या होगा, सेकंड वाला डब्बा खाली रह जाएगा, या अगर सेकंड में भरी है तो थर्ड वाला खाली रह जाएगा। तो 1 और थर्ड वाला खाली रह गया। अब जब मैंने 3C1 से सिलेक्ट करा था तो हो सकता है कि 3 वाला डब्बा खाली रह गया और सारी की सारी बॉल मैंने 2 में डाल दी हो, तब भी 3 और 1 वाला खाली रहेगा। तो चेक करने के 2 तरीके हो गए ना, एक बार 1 वाला सिलेक्ट करा, बाकी प्रोसेस करते करते पता चला 3 वाला भी खाली रह गया, एक बार हमने 3 को खाली छोड़ा जानबूझकर और प्रोसेस करते करते 1 वाला भी खाली रह गया, तो 2 बार काउंट हो गया ना। तो केसेस में रिपीटिशन आ गया, तो इसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला लगाते हैं कि वही वाला काम। तो फॉर्मूला डिराइव करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, सुबह भी नहीं करवाया मैंने, भावनाएं वही रखती हैं, मतलब तो मैं करवाऊंगा उनको, भावनाएं वही होती हैं कि तुम सेट बनाओ, ये कौन से जब पहला डब्बा खाली रह गया, ये कौन सा जब 2 डब्बे खाली रह गए दूसरा डब्बा, ये कौन सा जब तीसरा डब्बा खाली रह गया। तो केसेस काउंट कर लिए, उसमें से वो वाले केस माइनस कर दिए जब कोई 2 डब्बे खाली रह गए, फिर ये वाला केस फालतू बार ऐड होगा, फिर बैलेंस करने के लिए उसको करेंगे, तो वो सारी प्रोसेस लगाते हैं तो यही बनता है अपने पास। ठीक है, नहीं थोड़ा सा ही आएगा क्योंकि मैं पूरा डिटेल में तो जा नहीं रहा ना, डिटेल में जाने के लिए 15-20 मिनट चाहिए आराम से। क्या कोई बात नहीं, ले लीजिए। मैं तो ले लूंगा, सिलेबस तुम्हारा टॉपिक कहां से होगा जब इतना डिटेल में कहने का मेरा मतलब था कि एटलीस्ट क्वेश्चन की वेरिएशन कर लो। मैंने उन सुबह वालों को भी यही बोला है कि एक चीज आगे और आएगी, मल्टीनोमियल का फॉर्मूला लिखाऊंगा डायरेक्ट n + r - 1 cr - 1, उसकी भी मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी क्योंकि एंड में टाइम नहीं बचा था। तो मैंने उनको भी यही बोला दोनों के बारे में, अगर मांगोगे मंडे को टाइम बच गया तो बिल्कुल करेंगे, डिस्कशन के टाइम बच गया याद दिला दोगे, अगर चाहोगे तो मैं प्रूफ करवाऊंगा, मत चिंता करो, लेकिन आज नहीं। थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सोच लेना, भावनाएं वही है। ठीक है, और जनरल में प्रूव करना, जनरल में तो मैं प्रूव करवाऊंगा भी नहीं, जनरल में तो फिगर बनाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, 3-4 का एग्जांपल लेके ही सिखाऊंगा। फॉर्मूले समझ में आ गए यूज कैसे करने, एक बार इतना कर लो। और मान लो मंडे को भी टाइम नहीं मिला तो ट्यूसडे को तो डिस्कशन करना है ना बुकलेट का, पौना घंटा डिस्कशन कर लेंगे, बाकी आधा घंटा ये फॉर्मूले प्रूव करवा दूंगा। अगले वाला मल्टीनोमियल वाला फॉर्मूला तो 5 मिनट का ही प्रूफ है, इसमें लग जाते हैं 10-1 मिनट, बस समझाने में 10 मिनट लगते हैं, करने में तो एक लाइन ही है। लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज 5 different toys can be distributed among 3 children such that, इसमें पहला पार्ट लिखो, each boy may get any number of toys, किसी बच्चे को कितने भी टॉयज दे दो फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी इच्छा है जो तुम्हारा मन करे, करो जल्दी से। आ गया आंसर, घटिया सा सवाल है। पहला जो टॉय है उसके पास जाने के कितने तरीके होंगे, 3 तरीके होंगे, किसी बच्चे के पास चला जाए, दूसरे वाले के पास भी 3 होंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा कितनी बार, 5 बार, तो 3 की पावर 5 आ गया, वही ऊपर वाला। आसान है, कितना आएगा आंसर, 243। सेकंड वाला लिखो, ईच बॉय मस्ट रिसीव या मस्ट गेट एटलीस्ट 1 टॉय, हर बच्चे को एक खिलौना तो मिलना ही चाहिए। करो, मतलब कम से कम एक खिलौना मिलना चाहिए। फॉर्मूला मैं लगाऊं या लगा लोगे, करो जल्दी करो फिर।
147 अभी भी किसी ने दिया था ना शायद, नहीं 143 दिया था उसने, पता नहीं कितना, चलो जो भी दिया था, 45 जो भी, तो टोटल वही काम करेंगे सेट वाला। तो पहले क्या करो, और याद करना भी आसान है, फॉर्मूला रट्टे में मारने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पहले टोटल केस गिनो 3 की पावर 5, इसमें से ये वाला केस माइनस कर दो कि एक बच्चा खाली हाथ चला गया। तो पहले सिलेक्ट करो कौन सा बच्चा खाली हाथ भेजना है। मान लो B1 खाली हाथ चला गया, तो अब हर खिलौने के पास, हर टॉय के पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, तो 2 की पावर 5 आएगा। माइनस का है, अगली टर्म किसकी आएगी? प्लस की। अब 2 बच्चे खाली हाथ जाएंगे, तो 3C2 से हमने वो 2 बच्चे सिलेक्ट कर लिए जिनको खाली हाथ भेजना है। अब हर खिलौने के पास कितने ऑप्शन है? एक एक ऑप्शन है, तो कितना आ जाएगा? ये बात समझ में आई? अच्छा, एक को खाली हाथ भेजने वाला केस काउंट कर लिया, 2 को खाली हाथ भेजने वाला कर लिया, 3 वाला काउंट होगा? अगर तुम तीनों ही बच्चों को खाली हाथ भेज रहे हो तो खिलौने दे किसको रहे हो? खिलौने लेने के लिए कोई बचा ही नहीं, तो वो केस काउंट नहीं होगा। कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, तो पता चल गया ना कहां पर जाकर रुकने, तो बस वही करने। 3 की पावर 5 कितना होता है? 243। 32 इंटू 3 96 आएगा, प्लस में आएगा 3, कैलकुलेट कर लेना, 150 आता है, सुबह करवाइए ये। ठीक है, इसको करने का कोई और तरीका है? ये तो ये हो गया जो टॉपिक अभी करा है उसके हिसाब से, बताओ। सबको देते जाएंगे, बस एक शाबाश। एक पहले सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद उसे क्या सिलेक्ट कर लेंगे? किसको? बच्चे को, खिलौने को? टॉय ठीक है, कि फिर सिलेक्शन के बाद उसके केसेस की पहले एक को नहीं मिला, फिर n-2 फिर केसेस बना क्या बोल रहे हो? वो तो ये वही है ना, एक को नहीं मिला, 2 को नहीं मिला, मतलब 3 पार्ट सिलेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कोई 3 पार्ट सिलेक्ट, ठीक है, फिर वो 3 बच्चों को दे देंगे 3 फैक्टोरियल में से। मैं पता वैसे मैं सुबह मैंने ये बात बोली, चिट्ठी लिख के जाऊंगा, तुम्हारा नाम लिख के जाऊंगा, इन्होंने तड़पाया मुझे 10 लेक्चर से, तो मैं बोल रहा हूँ ये बात, टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना। सुबह वाले भी यही करते हैं, सर ऐसे कर लेंगे, टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना जब तक कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या हो जाती है? ये मैं कितनी बार बोल चुका हूं ये मैं, और निकम्मो ये सवाल मैंने एग्जैक्ट सवाल करवाया हुआ है, एग्जैक्ट करवाया हुआ है। कहां पर? किस टॉपिक में? ग्रुपिंग वाले में, जहां पर ग्रुप्स बनाने थे, डिस्ट्रीब्यूशन करना था, याद करो, करवा देता हूं मैं याद। हो तुम सारे एक जैसे सुबह शाम वाले। मिनिमम कितने खिलौने बांटने? एक एक खिलौना देना है ना, तो पहले दे दो एक एक खिलौना। अब ये वाली बात मत कर देना कि हम भी यही कह रहे थे, आप भी यही कह रहे हो, और हम बेवकूफ है लेकिन आप समझदार हो। एक एक खिलौना देना है, वो दिमाग में देना है, एक्चुअली बांटना नहीं है। अभी एक एक खिलौना सबको दे दिया, अब कितने खिलौने बचे? 2 खिलौने बचे, वो या तो एक ही बच्चे को जाकर मिलेंगे, अगर वो एक ही बच्चे को मिलेंगे तो उस बच्चे के पास कितने खिलौने हैं? 3, फिर एक बच्चे के पास एक होगा और एक बच्चे के पास एक खिलौना होगा। या फिर पहले एक 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 खिलौना बांट दिया, बाकी 2 खिलौने एक एक करके बांट दो, एक एक करके बांटोगे तो क्या होगा? 2 2 1। ग्रुपिंग करनी आती है तो फैक्टोरियल 5 अपॉन, पहला ग्रुप 3 का चाहिए, फिर 1 का चाहिए, फिर 1 का चाहिए, 2 ग्रुप ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ बराबर है, फैक्टोरियल 2। डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो क्या आएगा? फैक्टोरियल 3 प्लस, यहां पर क्या होगा? फैक्टोरियल 5, पहला ग्रुप 2 का चाहिए, फिर 2 का चाहिए, फिर 1 का चाहिए, 2 ग्रुप ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ बराबर है, फैक्टोरियल 2। 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो फैक्टोरियल 3। इसको भी सुबह कैलकुलेट करवाया, तो इसका भी आंसर कितना आएगा? यहां से भी 150 आएगा। करा हुआ ये क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन। तो नोट्स क्या पढ़े हैं तुमने? अभी टेस्ट वगैरह हटा ना 2 दिन पहले, 48 घंटे से पहले क्या कुछ नहीं, क्या बोल रहे? बोल ले। यही बोलना था मुझे, लेकिन I was not able to explain. अब उसका मैं देख क्या करूं, आजकल जो बोलता है वो उसी की वैल्यू है, करने वाले की तो फिर भी चल है नहीं है, वो बात की बात है। क्या बोलूं मैं, क्या कर रहा था मैं? तो ये भी एक तरीका होता है, तो वो तुम्हारी चॉइस होती है, ऊपर वाला करो नीचे वाला करो, हैं दोनों ही खराब। खराब कैसे? अगर तुम नोटिस करोगे आईआईटी ने शायद ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, रोज का ही पता है, सुबह भी शाम को, और बिना ओके गूगल बोले तभी है, और अब बोला अब नहीं है, अब ठीक है, शांत है वो। क्या बोल रहा था मैं?
कुछ बोल रहा था आईआईटी आईआईटी में या मेंस में किसी में एक बार सवाल आया हुआ है। अगर ये सवाल आएगा इस टाइप का कि 5 टॉयज हैं, 10 टॉयज हैं, 4 बच्चों में बांटो, 5 बच्चों में बांटो, तो नॉर्मली वो कम बच्चों में ही बंटवाता है, क्योंकि यहां पर केसेस काउंट करने पड़े। 2 केस काउंट हुए, बड़ी आसानी से हमने काउंट कर लिए। यहां पर भी 3 टर्म आई, हमने बड़ी आसानी से वैल्यू निकाल ली। मान लो 10 बच्चे होते, सपोज करो 10 बच्चे, तो अगर एक एक बांटनी है तो कम से कम 10 बॉल तो रही होंगी। 10 बॉल को 10 बच्चों में बांटनी हो तो कितने तरीके होंगे? सबको एक एक बॉल मिलनी चाहिए, एटलीस्ट एक बॉल, फैक्टोरियल 10। तो वो कम से कम 15 बॉल तो देगा कुछ ढंग का सवाल बनाने के लिए। अब उसने 15 बॉल दे दी तो एन की वैल्यू 15 है या 20 है। अगर तुम 2 की पावर भी 20 करोगे तब भी बहुत बड़ा नंबर आता है। 2 की पावर 20 का मतलब 1024 का स्क्वायर हो गया। तो वो पागल नहीं है कि इतना बड़ा सवाल देगा। तो उस केस में ये भी केस बड़ा होगा तरीका। और यहां पर भी अगर केस बनाने चलोगे तो हाथ पैर फूल जाएंगे, मतलब पसीने छूट जाएंगे बनाने में। तो केसेस तो ज्यादा बनेंगे। तो ये नॉर्मली 3 या 4 बच्चों में ही देता है, 4 से ऊपर मैंने नहीं देखा आज तक। दे तो मजबूरी है, या तो ये वाला तरीका अपनाओ। इसका फायदा क्या है, इसमें सोचना नहीं पड़ता अपने को। केसेस ऑलरेडी बने हुए हैं तो तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता जाना है बस, कि ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, अल्टरनेट साइन है, अपने आप काम हो गया। इसमें तुम्हें केसेस सोचने पड़ेंगे। अगर गलती से एक आध केस छूट गया तो दिक्कत आ जाएगी। लेकिन उस टाइम हमने ये टॉपिक पढ़ा हुआ था तो ये वाला काम कर लिया। अब इंक्लूजन एक्सक्लूजन पढ़ लिया तो ये वाला भी कर लिया। चॉइस बाद में तुम्हारी है। समझ में आ गई जो कहानी बोली है? जल्दी से नोट करो, फिर मल्टीनोमियल थ्योरम की बात करते हैं। 2 मिनट का समय करो जल्दी। तो प्रेमिस हमेशा याद रखा करो, क्वेश्चन का डिस्टिंक्ट है या अलाइक है। हो गया नोट? लिखो मल्टीनोमियल। दोबारा प्रूफ नहीं करवाऊंगा, एक बार फॉर्मूला देख लो बस क्या होता है, रिजल्ट क्या है। द नंबर ऑफ वेज n alike objects। अभी पिछले वाले में क्या था, ऑब्जेक्ट्स कैसी थी? डिस्टिंक्ट थी। द नंबर ऑफ वेज n alike objects can be distributed among r different boxes या among r different persons। r persons ही लिख लो, क्योंकि मैंने क्या बताया था, आदमियों को हमेशा डिस्टिंक्ट मान के चलना है। तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो अलाइक है, जिनमें बांट रहे हो वो डिस्टिंक्ट है। among r persons such that any person can get any number of objects is equal to n plus r minus 1 c r minus 1। ये फॉर्मूला है। इसमें ध्यान रखना n क्या है, r क्या है। n क्या है यहां पर? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिनको बांट रहे हैं। r क्या है? नंबर ऑफ पर्संस, नंबर ऑफ बॉक्सेस, जो भी बोल दे जिसमें बांट रहे हैं। कभी कभी बच्चा अपनी तरफ से ये एक धारणा सी बना लेते हैं कि अभी सवाल करेंगे भी कि n हमेशा r से बड़ा होता है। ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा नंबर हमेशा वो होगा। n का मतलब बांटने वाली चीज है। कभी कभी ऐसा भी बोल देगा कि 4 बॉल हैं 10 लोगों में बांटो, तो ये मत सोच लेना कि वो नॉर्मल, और बच्चा कर लेता है नॉर्मली कि 10 है तो 10 n होगा और छोटे वाला r 4 होगा, कि 10 बॉल को 4। तो ध्यान से वैल्यू पुट करना, ठीक है। क्वेश्चन फॉर्मूला तो यही है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। थ्योरी यही है इसकी। फाइंड द नंबर ऑफ वेज 10 alike objects can be distributed among 4 boys। लिखो क्वेश्चन, लिखो। तो उसमें वेरिएशन देखेंगे क्या क्या पूछ सकता है अलग। फाइंड द नंबर ऑफ वेज 10 alike objects वैसे बुकलेट में ज्यादा दिक्कत आ रही है क्या वैसे? बहुत ज्यादा आ रही है? कौन बोला था बहुत ज्यादा आ रही है? ये मुझे सुनाई दिया था। आ रही है वैसे ज्यादा? बिल्कुल भी नहीं हो रही क्या? एडवांस ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं हो रहा उसमें? आगे के नहीं हो रहे, जो 2-3 पेज कितने क्वेश्चन टॉपिक मार्क करवाए हुए वो मैंने क्वेश्चंस, या अपने आप कर रहे हो?
होनी तो चाहिए यार, चलो देखते हैं, अगली फिर डिस्कशन होगा। अमंग 4 बॉयज इफ, पहला पार्ट लिखो, ईच बॉय में गेट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कितनी भी दे दो फर्क नहीं पड़ता। करो जल्दी। एन की वैल्यू कितनी है पहले तो ये बता दो। चलो 10, जितनी ऑब्जेक्ट्स को बांट रहे हो वो 10 है। आर की वैल्यू कितनी है? 4। फॉर्मूला लगाओ, आंसर बस। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है। 10 को 4 में बांटना है, मल्टीनो में लगा दो अलाइक ऑब्जेक्ट्स। 10 + 4 - 1 C4 - 1, आंसर आ जाएगा 13 C3। सेकंड पार्ट लिखो इसका, ईच बॉय मस्ट गेट एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट। हर बच्चे को कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो मिलनी चाहिए। एक काम करो, बच्चों को नाम भी दे देना, अभी काम पड़ेगा। ABCD, ये मैं करवा रहा हूं, सुनो। अब हम नहीं लगे रहोगे, नहीं तो अलाइक ऑब्जेक्ट्स है ना सारी की सारी। अलाइक ऑब्जेक्ट्स में टुकड़ों में अगर तुम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दूर दूर तक कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम क्या करो, पहले 10 में से 4 खिलौने निकाल लो। 10 में से 4 खिलौने निकालने के कितने तरीके हैं? एक तरीका है, अलाइक ऑब्जेक्ट्स है ना, निकाल लो, कोई भी 4 उठा लो, क्या फर्क पड़ता है? ये लिख के दिखाऊं? 4 उठा ली, उनमें से एक ए को दे दो, एक बी को, एक सी को, एक डी को, डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। एक एक बांट दी। कितने तरीके हैं काम करने के? एक तरीके, कोई भी उठाओ, ए को दे दो। तो जितने जितने उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट लोअर लिमिट हमने पूरी कर दी उसकी। सबको एक एक खिलौना दिया था, वो दे दिया। अब मेरे पास हाथ में कितने खिलौने बचे? 6 खिलौने। अब वो 6 खिलौने में एक, सारे के सारे खिलौने ए को दे दूं, BCD को कोई फर्क पड़ेगा? मैं लिख के दिखाता हूं। जैसे मान लो ABCD थे, पहले सबको एक एक खिलौना दे दिया, सबकी जो कंडीशन थी वो पूरी कर दी। मेरे पास 6 खिलौने पड़े हैं, मैं सारे के सारे ए को दे दूं, तो ए के पास कितने खिलौने आएंगे? 7 आएंगे। BCD के पास एक एक है, कोई फर्क पड़ा? अच्छा, सारे के सारे सी को दे दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? कुछ ए को दे दूं, कुछ बी को दे दूं, सी और डी को खाली छोड़ दूं, फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उनको एक एक तो कंडीशन तो पूरी हो ही चुकी है ना। तो बाकी 6 खिलौने में कितने 4 लोगों में बांट दूं, कैसे मर्जी बांट दूं, मेरी इच्छा है। चाहे सारे के सारे 6 खिलौने एक ही बच्चे को दे दूं, चाहे इक्वल बांट दूं, चाहे एक बच्चे को कुछ भी ना दूं, फर्क पड़ेगा? तो 6 खिलौने 4 बच्चों में मल्टीनो में लगा दो, क्या आ जाएगा? 6 + 4 - 1 C4 - 1, तो आंसर आएगा 9 C3। इसमें थोड़ा जीवन हमारा आसान हो जाता है टुकड़ों में काम करने की वजह से। ये पल्ले पड़ा क्या करे कि पहले जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर दो, बाकी बच्चों को जैसे तुम्हारा मन करे वैसे बांट दो। ठीक है, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। थर्ड पार्ट लिखो इसका, among 4 boys if A must get, जो A नाम का बच्चा है वो, उसको कम से कम एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स मिलनी चाहिए, एंड B must get एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट। बताओ जल्दी से क्या आएगा इसका आंसर? कुछ नहीं, ओरल सवाल है, क्या मत्था मार रहे हो, नोट कर रहे हो? 10 C3। कितने खिलौने हैं? 10 है। ए को मिनिमम कितने चाहिए? उसको दे दो, उसका मुंह बंद करवा दो। कितने खिलौने बचे? 8। बी को मिनिमम कितने चाहिए? 1 दे दो, क्या दिक्कत है? इस काम को करने के, सारे काम करने के एक एक तरीके हैं। बी को भी 1 पकड़ा दिया, सबकी कंडीशन पूरी होगी। अब मान लो ए को 2 खिलौने देकर घर भी भगा दे, फर्क पड़ेगा? उसकी कंडीशन तो पूरी हो चुकी है ना। 10 खिलौने थे, 2 ए को दे दिए, 1 बी को दे दिया, कितने बचे? 7। उन 7 को बाकी बचे हुए 4 लड़कों में कैसे मर्जी बांट दो। अब ऐसा नहीं है कि ए को 2 खिलौने दे दी तो ए को कुछ मिलेगा नहीं, उसको कम से कम 2 चाहिए थे, एक्स्ट्रा तो मिल ही सकते हैं ना। तो 7 ऑब्जेक्ट्स को 4 लोगों में बांट दो। कितने तरीके?
7 + 4 - 1 C4 - 1। तो इसमें हमेशा ये काम करना है, कंडीशन पूरी करते जाओ जिसकी जो कंडीशन है, उसके बाद जो बचे वो एक तरह से लंगर की तरह जो हाथ फैलाएगा उसको मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखना, मान लो मैं बोल देता A gets exactly 2 toys, तब क्या होता? A को exactly 2 खिलौने देते। 2 खिलौने देने के कितने तरीके? एक तरीके, और A को अब घर भगा देंगे। एटलीस्ट और एग्जैक्टली में ऑब्वियसली फर्क समझ रहे हो? अब उसको घर भगा दिया, कितने खिलौने बचे? 8 बचे ना। 3 कौन से बचे? हाँ, बच्चे 3 बचे, तो 8 खिलौनों को 3 बच्चों में बांट देंगे। 8 + 3 - 1 C3 - 1। जैसे कंडीशन आ जाए उसके हिसाब से हमें अडेप्ट करना पड़ेगा। करो जल्दी से नोट करो, फिर अगला सवाल करते हैं। हो गया नोट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इसमें और क्या टाइप पूछता है वो, इसी सवाल को पूछने का स्टेटमेंट कैसे बदलते हैं? फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस of the equation x + y + z = 20। ये मैं करवा रहा हूं। तो ये सवाल भी असल में मल्टीनोमियल का ही है। ये सवाल भी अलाइक ऑब्जेक्ट्स को 3 लोगों में बांटने के। जैसे 20 है, 20 को तुम ये लिख सकते हो 1 + 1 + 1 + 1। कितनी बार? 20 टाइम्स। ये लिखना सही है गलत है? सही लिख रहा हूं तो सही लिख रहा हूं। अच्छा, ये सारे जो 1 है वो अलाइक एंड डिस्टिंक्ट है, तो तुम क्या मान लो, सवाल बदल दो। हमारे पास 20 आइडेंटिकल टॉफी है, कितने बच्चों में बांटनी है? 3 बच्चों में। 3 बच्चे कौन कौन से? एक्स वाई जेड। सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ रहा है? पहली बात तो पहले तो मैं सॉल्यूशन ही समझा दूं। एक सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो एक्स की वैल्यू तुमने 17 ली, वाई की वैल्यू 3 ली, जेड की वैल्यू 0 ले ली। चाहिए हमें ये चीज? बिल्कुल चाहिए, क्योंकि मुझे तीनों नंबर का सम 20 चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, तीनों के तीनों जो नंबर आ रहे हैं वो इंटीजर्स तो होने चाहिए, साथ के साथ नॉन नेगेटिव भी होने चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव नहीं हो, या तो 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है। तो मिनिमम वैल्यू हर नंबर की कितनी होगी? 0। तीनों के तीनों नंबर मिनिमम 0 होने चाहिए, मतलब x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और z भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। ये बात समझ रहे हो? और इंटीजर वैल्यू लेंगे 1.5, 1.25, वो वाला काम नहीं होगा। 2, 3, 4 ये वाला काम होगा। ये एक सॉल्यूशन है। और क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? ये सॉल्यूशन होगा काम का? बिल्कुल होगा। सम 20 आ रहा है, नॉन नेगेटिव है। ये सॉल्यूशन होगा काम का? क्यों? नेगेटिव है। तो सॉल्यूशन समझे? तो अगर ये वाले सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? 20 टॉफी 3 बच्चों में बांटनी थी। जो पहला बच्चा है उसको 17 टॉफी मिली, दूसरे बच्चे को 3 मिली, तीसरे को 0 मिली। यही मतलब निकाल लेंगे इसका। सवाल थोड़ा देखने का नजरिया बदल दिया। तो क्या करोगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, 20 टॉफी को 3 बच्चों में बांटने, तो 20 + 3 - 1 C3 - 1। क्योंकि अगर तुम किसी बच्चे को एक टॉफी ना भी दो, फर्क पड़ता है उससे? खाली हाथ भेज दो। एक्स को खाली हाथ भेज दिया तो उसको कितनी वैल्यू मिलेगी? 0। 0 नॉन नेगेटिव नंबर है, कोई इश्यू नहीं है। आंसर कितना आ जाएगा? 22 C2। समझ में आया क्या किया? तो स्टेटमेंट चेंज कर दिया, शक्ल बदल दी उसने, कंसेप्ट वही है। नेक्स्ट लिखो, इसी में और क्या पूछता है वो? फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस of the equation x + y + z = 20। पहले तो ये बताओ, सवालों में फर्क समझ में आ रहा है? दोनों क्वेश्चंस में क्या फर्क है? पहले नॉन नेगेटिव था, मतलब 0 या पॉजिटिव वैल्यू लेगा। अब सिर्फ पॉजिटिव है तो अब 0 वैल्यू एक्सक्लूड करनी है। करो, 2 मिनट का समय। हाँ भाई, इस क्वेश्चन की बात करो जो भी दिए। हाँ बताओ। अगर x y z को नेगेटिव लेना अलाउड होता फिर ये मल्टीनोमियल का क्वेश्चन ना, फिर तो इनफाइनाइट केस हो गया ना, बनाता रहे, इनफाइनाइट हो गया, लिमिट ही नहीं थी। और अगर इंटीजर ना बोलता तब भी इनफाइनाइट है, क्योंकि 3 वेरिएबल एक इक्वेशन सोल्व कर ही नहीं सकते अपने। x को वैल्यू 1/2 दे दे, y को 0.6 दे दे, z अपने आप आ जाएगा। देता रहे,
सेट करता जाएगा, बनता जाएगा। क्योंकि एक्चुअली तुम 12th के एंड में पढ़ोगे वेक्टर 3D, ये प्लेन की इक्वेशन है। हो सकता है फिजिक्स में सर ने बता दियो तो बता दियो, अगर कभी काम आया हो तो असल में प्लेन है, एक लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। ये असल में एक प्लेन की इक्वेशन है, प्लेन पे तो और भी ज्यादा पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो वो वही पूछेगा जिसकी लिमिट, चाहे भले ही आंसर बड़ा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ज्यादा हो लेकिन फाइनाइट हो, चाहे 20 करोड़ हो लेकिन होंगे फाइनाइट ही। फिर अब बच्चे 3 लगे, अगर नेगेटिव दे देता तो क्या बोली यार मैं तो। करो चलो जो भी है। हो गया? 19 सीट आंसर तो नहीं पता मुझे, शायद 19 सीट हुई है। तो कुछ नहीं करना, x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि 0 नहीं हो रहा तो 0 के बाद तो फिर 1 ही होगा ना। 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव मिनिमम पॉजिटिव नंबर 1 होता है इंटीजर की बात करें तो। z कितना होगा? 1। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास कितनी टॉफी थी? 20 थी। एक्स वाई जेड का मुंह बंद करवाने के लिए उनको एक एक टॉफी देनी पड़ेगी। एक एक टॉफी दे दी। कितने तरीके? एक तरीके। हाथ में कितनी टॉफी बची? 17 पे मल्टीनो में लगा दो। कितने लोगों में बांटने? 3 में। तो 17 + 3 - 1 C3 - 1 आंसर आ गया 19 C2। पल्ले पड़ रहे? तो कंडीशन पूरी करते जाओ, बाकी को जैसे मन करे तुम्हारा वैसे बांट दो। अच्छा और क्या दे सकते हैं? एक मिनट को एग्जैक्टली करवा दूं तुम्हें कौन कौन से करवा दिया मैंने? ये करवा दिया ना, ए मस्ट गेट एटलीस्ट ट्रू टॉइज, ये तो हो ही गया। एक मिनट रुक जाओ। हाँ बोल। 0 वाले केस माइनस कर दें, जो 0 वाले सॉल्यूशन उसमें मशक्कत है बहुत ज्यादा। जितना ये आसानी से आ गया ना अपना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो लिखना पड़ा, आंसर तो 19 C2 डायरेक्ट मन में बता सकते हैं। उसमें फिर तो केसेस बनाएगा। केसेस क्या बनाएगा? कोई एक नंबर 0 है, 0 0 0 फिर 2 नंबर 3 0 0 0 कैसे हो सकता है? 0 0 का तो समित 0 नहीं, वो 29 वो केस काउंट ही नहीं होना, तो माइनस क्यों होगा? अच्छा जब तो तीनों को 0 ले रहा है तो उनका सम 20 नहीं आ रहा ना। 20 टॉफी बांट तो सही ना, वो केस माइनस करेगा। यूं तो फिर तो 0 0 -1 वाला भी माइनस कर। नहीं 6 नहीं बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। एक 0 है, एग्जैक्टली एक नंबर 0 है, एग्जैक्टली 2 नंबर 0 है, तो देख ले बहुत सारे बनेंगे। 22 C2 में से 19 C2 माइनस कर, फर्क देख। 22 × 21/2 कितना हुआ? 11 × 21 231 तो ये हो गया। 19 C2 कितना हुआ? 19 × 9 190 में से 19 के कितने? 171। पिछला कितना बोला था मैंने? कुछ 231 हुआ था, 171 ये है। 60 केस माइनस होंगे, और वो काउंट करने में जितनी मेहनत होगी ना, वो तो सिंपल रख, चीजों को कर सकते हैं, गलत नहीं है। और पीएनसी में गलत बहुत कम चीजें होती हैं। वो तो तुम ही हो जो हर दूसरा स्टेटमेंट गलत निकालते हो मुंह में से। लेकिन तरीका बड़ा छोटा भी थोड़ा देखना पड़ता है अपने को ना। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इसमें लिखा हुआ है x + y + z + w = 30। अब कुछ कंडीशंस दी हुई हैं कि x -3 से बड़ा होना चाहिए, y -4 के इक्वल या उससे बड़ा हो, z 0 से बड़ा होना चाहिए, और w 2 से बड़ा होना चाहिए। मैं करवाऊं या करोगे? करो फिर। कंडीशन पूरी करो हर किसी की और बांट दो। पर इतना मैं दावे से कह सकता हूँ, नोट्स पढ़ लो सिर्फ, बुकलेट भी ना करो भले। आईटी का सवाल नहीं रुकेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर ढंग से नोट्स पढ़ लोगे, लेकिन वो तुम्हें ऑब्वियसली वो अभी 5 डिफरेंट टॉयज वाला करवाया, उस तरीके से नहीं। ये पढ़ लिया, आपने गारंटी दी थी, अब आईआईटी खोलो हमारे लिए, उसमें एडमिशन चाहिए हमें। एक मिनट, आंसर इसका तो है मेरे पास, सही है, तेरा गलत है इसलिए। देखो क्या करोगे। पहली बात तो जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए ना, इंटीग्रल सॉल्यूशन बताओ, इनइक्वालिटी इस तरीके से दी हो, कभी भी हम प्योर इनइक्वालिटी में डील करना पसंद नहीं करते। प्योर इनइक्वालिटी मतलब जिसमें इक्वल टू ना हो।
हम चाहते हैं कि इक्वल टू का साइन आ जाए, जरूरी नहीं है सोचने को, वैसे उसके बिना भी सोच सकते हो, सोचना आसान हो जाता है। x -3 से बड़ा होना चाहिए, तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? -3 से बड़ा होगा तो डायरेक्ट -2 वैल्यू लेगा, तो x जो है वो या तो -2 के इक्वल हो या उससे बड़ा हो। ठीक है, अगर मैं y की बात करूं, y पर पहले से इक्वालिटी लगी हुई है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसमें ओवर कॉम्प्लिकेट मत करना। z 0 से बड़ा है तो z क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, और w 2 से बड़ा है तो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 3। टॉफी बांटनी चालू कर दो। शुरू में हाथ में कितनी टॉफी है हमारे पास? 30। x को मिनिमम वैल्यू कितनी चाहिए? दे दो। तो -2 वैल्यू देने का मतलब उसको 2 टॉफी देने के बजाय उससे 2 टॉफी ले रहे हैं। समझ रहे हो? तुक हो ना हो, भाड़ में गया, थप्पड़ मार के उससे ले ली पहले, बाद में बांटेंगे तुझे। तो 30 टॉफी है ना, 2 ले ली, कितनी होगी? 32। अच्छा, y को मिनिमम कितनी चाहिए? -4, उससे भी 4 टॉफी ले ली, कितनी टॉफी होगी? 36। z को कितनी चाहिए? इसको 1 दे दी, कितनी बची? 35। w को कितनी चाहिए? 3, 3 बांट दी, कितनी बची? 32। अब 32 टॉफी है, सबकी कंडीशन पूरी कर चुके हैं, 32 टॉफी 4 लोगों में बांट दो, फर्क पड़ता नहीं कैसे बांट रहे हो। तो 32 को 4 में बांटने का तरीका, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 32 प्लस 4 - 1 C4 - 1, कितना आया? 35 C3, ये आंसर है। तो उस चीज को नहीं देखना होता जो 30 लिखा हुआ है, उससे मतलब तो है ऑब्वियसली, वो चेंज होगा तो आंसर चेंज होगा, लेकिन एंड में देखो कितनी टॉफी बची, हिसाब किताब करने के बाद पूरा। दोबारा बताऊं या हो गया? नोट करो जल्दी से। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों, उतना मुश्किल तो है नहीं वैसे, कोई बात नहीं, वेट करो, बना लेंगे मुश्किल। अभी लास्ट में तुम्हें करवाए, ठीक है, ये नोट कर लियो। नेक्स्ट लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। अच्छा, एक बात और, फिर मैं भूल जाता हूँ बीच में। कल से एलिप्स हाइपरबोला स्टार्ट हो रहे, तो अपना जाकर आज नोट्स पढ़ लेना थोड़े से, जो सर्कल के और पैराबोला के, थोड़ा रनिंग में, क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया ना, 1.5-2 महीने से तो पढ़ा ही नहीं है वो सारा, बीच में ब्रेक आ गया, तो उसमें तुम्हें क्या कहते हैं, जैसे तुमने पेयर ऑफ टेंजेंट पढ़ा था, SS1 = t², पैराबोला सर्कल, वो सब में सेम है, t = 0 वो सब में सेम है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट t = 0 सब में सेम है, ठीक है, कोड विद द गिवन मिडिल पॉइंट t = S1 सब में सेम है। ऑब्वियसली फॉर्मूले चेंज होंगे और क्या इक्वेशंस चेंज होंगी, लेकिन लिखने का तरीका सेम रहता है, जो उसमें डायरेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन है वही इसमें डायरेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन है, तो एक बार पढ़कर आ जाना, कहीं ऐसा ना हो कल क्या। हाँ, छोड़ने, बिल्कुल छोड़ने, जब मैं लेक्चर खत्म कर दूं उसके बाद 10 के आसपास पेज छोड़ देना, ठीक है, भरेंगे 3-4 लेकिन एक्स्ट्रा छोड़ देना, कुछ अगर मुझे अच्छे सवाल करवाने होंगे बाद में तो मैं वो करवा दूंगा, अगर मन उठ चुका होगा तब तक PNC से तो फिर खाली पड़े रहेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस of the in equation एक मिनट रुको, देखने दो क्या लिखा है इनको। x + y + z, 3 ही वेरिएबल है, x + y + z < > 20, ठीक है, ये मैं करवा रहा हूं। सवाल में फर्क समझ में आ रहा है? पहले = 20 था, अब क्या आ गया? < आ गया। तो इसको करने के 2 तरीके होते हैं, एक ऑब्वियसली घटिया तरीके, घटिया तरीका क्या है, इन तीनों का जो सम है वो 20 या 20 से छोटा आना चाहिए। तो पहला काम क्या हो सकता है कि इन तीनों का सम 20 आ जाए, इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हो, 20 टॉफी को 3 बच्चों में बांट दो, 22C2 मल्टीनोम में लगाकर। लेकिन अब सम 20 आना जरूरी नहीं है, हो सकता है इन तीनों का सम 19 आ जाए। अगर इन तीनों का सम 19 आ रहा है, अब कितने तरीके होंगे? 21C2। या फिर इन तीनों का सम कितना आ सकता है? 18 आ सकता है। अब कितने तरीके होंगे? 20C2 चलता जाएगा। चलते चलते लास्ट केस क्या होगा? x + y + z कितना आ जाए? 1 आ जाए।
1 के केस में बनेगा तुम्हारे पास 1 + 3 - 1 3c2 बनेगा, और या फिर आ जाएगा x + 5 + z = 0, इसमें बनेगा 2c2। इन सबको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऐड करना आता है इसको अपने को? क्या आएगा बताना जल्दी। 2c2 + 3c2 + 4c2 up to 22c2, क्या आंसर आएगा इसका? 3c2 माइनस पता है, एक तो गर्मी वैसे हो रखी है घुटन इसमें, एक वैसे खून सा खो जाता है। इस टाइप के सवाल कितने करवाए थे तुम्हें? फायदा क्या हो रहा है? मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझे खुद को ये लग रहा है कि मैंने जीवन के 2 महीने व्यर्थ कर दिए। करवाए नहीं थे ऐसे सवाल? बताया भी था डायरेक्ट आंसर कैसे लिखते हैं। बड़े वाले में दोनों तरफ 1 1 ऐड करो, 23c3 माइनस छोटे वाले में 2 तो वैसा का वैसा आता है, नीचे 1 ऐड करना पड़ता है, 2c3 आएगा। 2c3 का कोई मतलब होता नहीं, 0, 23c3 आंसर है। नहीं करवाया था ये? भाई नोट्स याद रखो, नोट्स याद रखो। क्या बोलूं मैं तुम्हें, पुराना भूलते जा रहे हो ना सारा ही। चलो जो भी है, लंबे तरीके से तो कर ही लोगे अगर कभी भूल भी गए तो, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा घटिया तरीके, नोट मत करो इसको, ये नहीं करना। कर लो चलो, तुम्हारी इच्छा है, बड़ा तरीका ये। अब जैसे कुछ स्पेशल क्वेश्चंस को करने के लिए हमने कुछ जुगाड़ बिठा रखे थे। जैसे एक जगह हमने गैप मेथड करा था, याद करो। एक पर्टिकुलर टाइप के सवाल को करने के लिए बंडल मेथड करा था। वैसे ही इस टाइप के सवाल को करने के लिए बैगर मेथड करते हैं। भिखारी वाला। तो बैगर मेथड में क्या करते हैं, मान लो 3 दोस्त हैं XYZ, और हमारे पास हाथ में 20 टॉफी हैं। अभी तक तो क्या हो रहा था, 20 की 20 टॉफी 3 बच्चों में बांटनी है, जरूरी है, कोई टॉफी हमें अपने पास नहीं रखनी। अगर x + y + z का सम 20 आ रहा है तो क्या होगा, सारी की सारी टॉफी XYZ में बांट दी। अगर तीनों का सम 19 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 20 में से 19 टॉफी तो हमने बांट दी, एक टॉफी साइड में रख दी। यहां पर क्या होगा, 18 टॉफी बांट दी तीनों बच्चों में, बाकी 2 टॉफी साइड में रख दी। तो अब हम क्या करते हैं, साइड में क्यों रखनी, वेस्ट क्यों करनी, एक भिखारी ले आओ, जो बचेगा वो भिखारी ले जाएगा। ठीक है, मतलब याद करने के तरीके हैं जो भी है। तो तुम क्या करो, एक भिखारी बिठा दो। भिखारी बैठाती ये इनइक्वालिटी इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, इन इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। अब क्या होगा, XYZ को जितनी टॉफी मिलेंगी, बाकी बची हुई टॉफी कौन ले जाएगा। अच्छा, भिखारी की कोई कंडीशन है कि भिखारी को मिनिमम कितनी चाहिए? क्या? बेगर्स कैन नॉट बी चूजेस। XYZ को कोई कंडीशन है, नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव है ना, कंडीशन होती तो वो लगाते। तो 20 टॉफी 4 लोगों में बांटनी है, दूर दूर तक कोई कंडीशन नहीं है, आंसर लगा लो। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे, 20 + 4 - 1 सी 4 - 1, कितना आंसर आ गया, वहां से कितना निकाला था। लंबा चौड़ा ये भी नहीं है, लेकिन ये बहुत आसान है। वो एक बार बैगर बुगर कहानी गानी पड़ी, इसलिए थोड़ा वो है। जब भी लेस देन इक्वल टू दिखे तुम्हें इन इक्वेशन में, एक भिखारी बिठा दो, बचा हुआ सामान वो ले जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बैगर मेथड करके देखो इसका एक सवाल। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, इन इक्वेशन एक्चुअली। Find the number of integral solutions of the in equation x + y + z + w less than 40 if x is greater than equal to -3, y greater than 0, z greater than equal to -2, w greater than 7। तो क्या दिक्कत है, सबकी कंडीशन भी पूरी करनी पड़ेगी, और लेस देन है तो वहां पर भिखारी भी बिठाना पड़ेगा। करो जल्दी। देखो बाकी एक चीज, चलो मैं वो एक और तरीका बताता हूँ, अगर कंफर्ट बता देता हूँ, चलो कहीं बाद में ये ना बोलो ये नहीं बताया, जिसमें कंफर्टेबल हो वो कर सकते हो। इसको सोचने का एक तरीका ये भी होता है कि जैसे x + 3 है ना, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लो। अब x + 3 नॉन नेगेटिव होगा, इसको एक नया वेरिएबल मान लो t1,
ठीक है, y ग्रेटर देन 0 है तो मतलब y क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। इसको थोड़ा शिफ्ट करके क्या लिख दो, y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको एक नया वेरिएबल मान लो t2, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी t1 माइनस 3, y की वैल्यू आ जाएगी t2 प्लस 1। ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करो, नए वेरिएबल t1 t2 t3 t4 में इक्वेशन बनेगी, उसके फिर सॉल्यूशन निकाल लो। ठीक है, वो भी कर सकते हो। एक मिनट चलो करो, चलो जी इसी से करो एक बार तो। 40C4 ना भाई, So 48C. इतनी टॉफियां कहां से ले आया, अपनी नहीं उठा के डालनी इसमें। कुछ नहीं, कंडीशन पूरी करते रहो। दोबारा मैंने कहा प्योर इनइक्वालिटी में हम काम करना पसंद नहीं करते, हमें इक्वल टू इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो पहले तो उसकी बात करो जो इक्वेशन है जिसको सोल्व करना है। 4 इंटीजर का सम लेस देन 40 है, तो मैं इसको कन्वर्ट करके लेस देन इक्वल टू 39 कह सकता हूं। तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर तुम 40 लेकर कर रहे हो तो गलत है, क्योंकि 40 से छोटा फिर इंटीजर क्या होगा, 39 ही होगा। x के ऊपर कंडीशन क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होना चाहिए, y ग्रेटर देन 0 हमें पसंद नहीं है तो क्या लिख लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, z ग्रेटर देन इक्वल टू -2, w ग्रेटर देन 7 को क्या लिख लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 8। कितनी टॉफी है, 39। पहले इसको इससे कितनी लिए, इससे 3 टॉफी ले ली, कितनी होगी 42। इसको 1 देनी है 41, इससे 2 ले ली 43, इसको 8 दे दी 35, तो 35 टॉफी हुई। इसका फर्क नहीं पड़ता, दोबारा बोल रहा हूँ 39 का। 35 टॉफी को, अच्छा अभी इतना काम नहीं हो, सॉरी। अब लेस देन इक्वल टू है ना, भिखारी बिठा दो एक, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, जो इनको मिला वो मिलेगा, बाकी सामान कौन लेकर जाएगा, भिखारी, इक्वल टू 39। तो भले इक्वेशन में 39 दिख रहे, लेकिन बांटनी कितनी है 35। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 35 प्लस 5 माइनस 1 सी 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 39C4। तो वो बाद में एक्सप्लेनेशन लिख लेना कि कहीं बाद में समझ में नहीं नोट्स की 39 और यहां पर 35 कर लिया नोट वगैरह। नेक्स्ट लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2w इज इक्वल टू 30। ये मैं करवा रहा हूं। Find the number of non-negative integral solutions of the equation x plus y plus z plus 2w is equal to 30। फर्क समझ में आ रहा है जो अब तक क्वेश्चंस करें और ये वाला क्वेश्चन, क्या फर्क है? अब तक सबके कोफिशिएंट 1 1 आ रहे थे, अब दिक्कत ये आ गई कि सिर्फ एक नंबर का कोफिशिएंट 2 है, तो सबके कोफिशिएंट बराबर नहीं है। इस क्वेश्चन को एक लाइन में करना नहीं पॉसिबल है, इसको एक लाइन में नहीं कर पाएंगे, इसमें मजबूरी है केसेस ही बनाने पड़ेंगे। अब वो केसेस कैसे बनाने हैं उसमें कुछ खास दिमाग लगाना नहीं। पहले क्या करो, W की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0, W को 0 दे दो, तो बाकी तीनों नंबर्स का सम कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 30। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हो, 30 टॉफी 3 लोगों में बांट दो, कंडीशन है नहीं नॉन नेगेटिव है, कंडीशन होती तो पहले कंडीशन पूरी कर देते। तो 30 टॉफी को 3 लोगों में बांटने के कितने तरीके हैं 32C2। फिर W की वैल्यू दे दो 1, अगर W को वैल्यू 1 दे रहे हो तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा 28 आएगा। सही है, क्या हुआ W को वैल्यू 1 दी, तो फिर वहाँ पे 2w है तो वहाँ पे 2 और x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 इक्वल टू 30 हो जाएगा ना, 2 माइनस होकर 28 हो गया। 28 टॉफी को 3 लोगों में बांट दो, कितने तरीके 30C2। फिर W को मान लो वैल्यू दे दी 2, अब क्या होगा x y z तीनों का सम कितना आएगा 26, कितने तरीके आएंगे 28C2। पैटर्न तो दिख ही गया, बहुत है, चलता जाएगा। लास्ट में W को कितनी वैल्यू दे सकते हो 15, मैक्सिमम 15 हो सकती है, क्योंकि अगर तुमने 16 दे दी तो क्या दिक्कत आएगी 32 हो गया, उधर जाकर -2, तो 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सम -2 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिलहाल x प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा 0, कितने तरीके होंगे, एक ही तरीका होगा 2C2। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हो या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हो तो क्या करोगे,
2C2 आएगा प्लस 4C2 आएगा, नहीं वो वाला ये सही नहीं बोलते तुम कहीं पर भी। 33C कर दोगे इसको, जीवन उतना आसान भी नहीं है ना, लगातार थोड़ा ना चल रहे हैं, बीच में टर्म्स मिसिंग भी तो है। अगर 2C2 3C2 4C2 सारे होते तब वो काम होता, दम सा है नहीं तुम लोगों में। मैं वैसे करो, अभी तारीफ करके आया 1.5 घंटा पहले तुम्हारी, कहीं करी हो, गली में खड़े होके वो घूमते ना, वो 40 रुपए किलो आलू, और वो उनसे करवाई है मैंने। लेकिन इतनी बात है, गलत करके आए हो। तुम्हारी मतलब ये मत समझ लेना कि और भी हवा में आ जाओ कि सिर्फ शाम वालों की। 11th बैच का बोला था मैंने, कहीं तुम अपनी चौड़ में घूम रहे हो। हम ही हैं जो है सरताज यहाँ के, अंधों में काने राजी हो तुम लोग। क्या बोल रहा था मैं, कुछ तो बोल रहा था मैं। 33C3 नहीं कर सकते इसमें। अब इसके कुछ कुछ जुगाड़ हैं। जुगाड़ क्या क्या हैं, या तो तुम इनकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल कर ऐड कर दो। जैसे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। 4C2 की वैल्यू 6, 6C2 की वैल्यू 15, 8C2 की वैल्यू 28, 9C2 28 ही रहेगी ना। 9C2 कितना होते हैं, 10C2, हाँ सॉरी 45। चलता जाएगा। अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, इनका डिफरेंस 5 का है, इनका डिफरेंस 9 का है, इनका डिफरेंस 13 का, इनका डिफरेंस 17 का। इनके डिफरेंस एपी में आ रहे, एजीपी नहीं है, सक्सेसिव डिफरेंसेस आर इन एपी। इसको सोल्व करने का तरीका होता है, एक टर्म शिफ्ट करो, माइनस करो, जनरल टर्म आती है, सिग्मा लगा दो, वो सारा काम। वो पूरा प्रोसेस तुमने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा है, सब निकाल सकते हो। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीके हैं बड़े, छोटा करने का कोई तरीका नहीं है, बस वो बार बार इतना आराम आराम से करने की जरूरत नहीं है। पैटर्न दिख जाए तो उसके बाद लगातार लगा दो। दूसरा काम क्या हो सकता है, मैं कह सकता हूं कि ये जो चीज लिखी हुई है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सोच के देखो, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 6 अप टू 1 प्लस एक्स की पावर 32। ये बात पल्ले पड़ रही है। तो अगर इस पूरे में से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाल लो तो वो ये आएगा। अब इसका सम निकाल सकते हैं, जीपी बनी हुई है। जीपी बनाकर एक पॉलिनोमियल बनेगा, एक मतलब एक एक्सप्रेशन बनेगा एक्स में, उसमें से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढ लो। लेकिन जितनी आसानी से मैंने बोल दिया उतनी आसानी से होगा नहीं, क्योंकि सोच के देखो, नीचे आता है r-1, कॉमन रेशियो है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। जब -1 करोगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x को ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर -1, फिर उसमें से x कॉमन निकालना पड़ेगा 2x या एक्स स्क्वायर, ताकि कोफिशिएंट 1 बन सके एक टर्म। बताइए वो कहानी पूरी। डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करते ना नेगेटिव पावर में, दोनों में से एक टर्म को 1 बनाना पड़ता है, तो पहले 1 बनाना पड़ेगा, फिर उसमें से कोफिशिएंट ढूंढोगे, वो सारी कहानी। तो उतना आसान है भी नहीं, लेकिन मजबूरी है, यही करना पड़ता है। दूसरी बात, सुबह क्योंकि मैंने गलती से 30 लिख दिया था, इसलिए तुम्हें मैंने सेम क्वेश्चन करवाने की पर्पज से 30 लिखवा दिया। नॉर्मली इतना बड़ा नहीं पूछता, वो इतना पूछता है कि 3 4 5 टर्म आ जाए, उनका सम तुम आसानी से निकाल लो। पूछ भी ले तो सबके लिए बड़ा है, पहली बात तो। दूसरी बात, ज्यादा छोटा तरीका ये होगा, ठीक है। इसमें भी तुम फॉर्मूले बनाना चाहो तो फॉर्मूले बना लो। सिग्मा में जनरल टर्म लिख दो इसके, सिग्मा में जनरल टर्म लिख के, जैसे क्या लिखोगे, वैसे सुबह बताया नहीं, चलो लेकिन लेक्चर देख लेंगे वो लोग। 2rc2, r जा रहा है 1 से लेकर 16 तक। ये बात कहना सही है गलत है? r को 1 रखो 2c2, r को 2 रखो 4c2, r को 16 रखो 32c2। 2rc2 को एक्सपेंड करना आता है अपने को, 2r -1 अपॉन 2, कितना आएगा, सिग्मा r इक्वल टू 1, ये बनेगा 2r² माइनस r, फिर r² के ऊपर सिग्मा लगाओ, r के ऊपर सिग्मा लगाओ, आंसर आ गया। मेहनत करवाए तो हम करना जानते हैं, कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी और पंगे पड़ेंगे। अभी कितने नंबर थे, वेरिएबल थे 4 थे, अभी 2 2 आ रहा था ना, आने को तो नीचे 2 3c3 4c3 6c3 ये भी आ सकते हैं। c3 आएगा तो 3 के डिफरेंस एपी में आएंगे, डिफरेंस के डिफरेंस एपी में आएंगे। करें ऐसे क्वेश्चन भी करे हैं तुमने, करे होंगे, या तो डिफरेंस एपी में या डिफरेंस के डिफरेंस फर्दर एपी में करा होगा यार।
बुकलेट में होगा, बुकलेट में होगा वो क्वाड्रेटिक जैसे क्या होता है, इसकी जनरल टर्म क्या आती, कहाँ गया, अगर एपी हो तो एपी की जनरल टर्म क्या होती है, एपी की जनरल टर्म लीनियर होती है इनमें, अगर डिफरेंस एपी में हो तो उसको उसकी जनरल टर्म क्वाड्रेटिक होती है, फिर वो क्वाड्रेटिक मानते थे ए आर स्केयर प्लस बी आर प्लस ए एन स्केयर प्लस बी एन प्लस सी, फिर एबीसी की वैल्यू निकालते थे 3 टर्म पुट करके, थे कहीं पर, बस मेरा काम हो गया, मैं सीक्वेंस सीरीज में थोड़ा जाऊंगा, मैं याद दिलाने के लिए तुम्हें, कर लोगे, जान ले मेरी तो, दो W तो फिर हम उसको ऐसे नहीं कर सकते कि x plus y plus बता चल क्या मतलब दोनों W's को अलग अलग करके लिख कर लिया, अब तो वो दोनों अलग है तो फिर अच्छा, फिर जितनी आसानी से तुमने बोल दिया उतना आसान करना नहीं है ना, मुंह से तो हमने शब्द निकाल दिए कि डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अब पीएनसी में करवा कैसे करेगी बता, क्योंकि दिक्कत ये है ना, दो लोग तो हमने बना दिए W प्लस W, अब जब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं तो जरूरी नहीं W W को सेम वैल्यू मिलेगी, लेकिन अगर सेम वैल्यू नहीं मिली तो फिर गलत हो गया, फिर फायदा क्या हुआ W W का, फिर तो 2W नहीं बना ना, तो फिर उन दोनों को मतलब पहले सेम वैल्यूज फिक्स कर देंगे उन दोनों की, ये क्या किया, तो केसेस बनेंगे, यहां पर भी वही करे, तो इसको बिना केसेस के करना पॉसिबल नहीं होता, आ जाए तो फिर यही तरीके, नॉर्मली 30 तक बड़ी वैल्यू देता नहीं, अगर दे दे तो मजबूरी है जीवन की, करना पड़ेगा, जल्दी से नोट करो, फिर शायद आखिरी सवाल ही होगा इसके बाद, कर लोगे ना सम, और वो नहीं तो सिग्मा वाली बात तो समझ में आएगी, और इसकी जनरल टर्म चेक करो क्या आ रही है, क्वाड्रेटिक आ रही है, वो आती है क्वाड्रेटिक आती है, और उसमें भी कांस्टेंट टर्म अगर मुझे सही याद आ रही है तो 0 होती है, मतलब उससे पहले क्या करोगे, 3 डिस्टिंक्ट लोग हैं, 2 आइडेंटिकल आदमी आगे, फिर उनका इलाज करना पड़ेगा, लिखो लास्ट क्वेश्चन लिखो, इन्हीं सवालों को वो कैसे पूछते, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनाते, कर लिया नोट, लिखो आखिरी सवाल लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज फॉर डिफरेंट डाइस कैन बी रोल्ड, अगर 4 डिफरेंट डाइसेस को रोल कर रहे हो तो क्या होगा, उनके ऊपर नंबर आएंगे, उनके सम की बात कर रहे हैं, कैन बी रोल्ड सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू, पहला लिखो s इक्वल टू 6, कि हमें चाहिए कि सम 6 के बराबर है, इसके 2 पार्ट है, दोनों मैं करवा रहा हूं, इस सवाल में थोड़ी गड़बड़ होनी चालू होगी, फायदा नहीं है, देख ये वाला कर लोगे, वो वैसे भी कर लोगे, दूसरे वाला में फिर कर लेना, उसके बाद भी करवाऊंगा, मंडे को इस टाइप की और करवाऊंगा, थोड़ी चीज अलग है, सोचने का तरीका अलग है, पुराने सवालों से क्यों, पुराने सवालों से अलग है, कितने डाइस रोल करे अपनों ने, 4, ये तो कर ही लेगा, हाँ 5 जितना भी आ रहा है 10, हाँ सही, 4 रोल करे, हर डाइस के ऊपर कुछ ना कुछ नंबर आएगा, सपोज करो x1 x2 x3 x4, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि इन चारों x का जो सम है वो 6 चाहिए, भले इसने इंटीग्रल नॉन नेगेटिव पॉजिटिव की बात करी नहीं, लेकिन हमें पता है अगर डाइस पर नंबर आ रहा है तो डाइस पर आने वाला नंबर एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए, 0 नहीं आ सकता, और इंटीजर भी आना चाहिए, डाइस पर कभी 1.5 पौने 2 ये नहीं आते, तो मैं कह सकता हूं कि x1 की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, x2 की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, x3 भी और x4 भी, ये बात कहना सही है, 6 टॉफी बांटनी है, 4 लोगों में एक एक टॉफी बांट दो, पहले कितनी टॉफी बची, 2, अब उन 2 टॉफी को बांटने के 4 लोगों में तरीके, 2 + 4 - 1 C 4 - 1 कितना है, 5 C 3, आंसर कितना है 10,
दोबारा वही चीज याद रखना, अभी तक जो नॉर्मली हम कर रहे थे, टॉफी ज्यादा थी लोग कम थे, उसी से बच्चे जो मैं कह रहा था बना लेते हैं एक मन में वो वहम सा। तो यहाँ पर क्या है, 2 टॉफी हैं 4 बच्चे हैं, ये हुआ। ये तो सिंपल सा सवाल था, कुछ नहीं खास इसमें। सेकंड सवाल आएगा s इक्वल टू 11, ये भी मैं करवा रहा हूं। अब मुझे क्या चाहिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, चारों का सम कितना चाहिए, 11 चाहिए, यही चाहिए। अभी भी चारों बच्चों को मिनिमम एक एक टॉफी तो बांटनी है, मैं यहां पर लिखता चलता हूं। यहां पर x1 है, यहां x2 x3 x4, तो मैंने क्या करा, सबको उठाकर एक एक टॉफी तो दे दी। ये इनकी वैल्यू नहीं है, जितनी जितनी टॉफी देते जाएंगे वो लिखते जाएंगे। मैंने एक एक टॉफी बांट दी, कितनी टॉफी बची मेरे पास, उन 7 को मैं क्या करता हूं, जैसे मेरा मन करता है वैसे बांट देता हूं। 7 टॉफी को 4 लोगों में बांटने के कितने तरीके हैं, सही है आंसर, कुछ गड़बड़ है इसमें, क्या गड़बड़ है, डाइस में 6 से ऊपर नंबर नहीं आ सकता। अब तक जो हम केसेस कर रहे थे, जो क्वेश्चंस कर रहे थे, उसमें सिर्फ वेरिएबल्स की लोअर लिमिट थी। x 3 से बड़ा होना चाहिए, ये नहीं बोला 10 से छोटा होना चाहिए। y माइनस 2 से बड़ा होना चाहिए, ये नहीं बोला कि 9 से छोटा होना चाहिए। अपर लिमिट थी कहीं पर भी, समझ लो, अपर लिमिट लोअर लिमिट, सिर्फ लोअर लिमिट की बात। किसी ने नो बोला था, मतलब बीच में कहीं किसने बोल दिया। तो अभी तक लोअर लिमिट ही चल रही थी, अपर लिमिट नहीं थी। अब क्या दिक्कत है, अब अपर लिमिट भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। अपर लिमिट क्या है कि x1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 6 ही होना चाहिए, x2 को लेस देन इक्वल टू 6 करना पड़ेगा, x3 लेस देन इक्वल टू 6, x4 लेस देन इक्वल टू 6। मतलब किसी भी बच्चे को 6 से ज्यादा टॉफी नहीं बांट सकते, कीड़े पड़ जाएंगे। तो क्या करोगे, जो टोटल केस है उस 4 क्यों, 4 के पीछे क्या लॉजिक है, बेसिकली जो केस फालतू आ रहे हैं वो माइनस करेंगे। तो मैं यहां पर थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया, तुम सही लिख लेना। पहले तो मैं टोटल केसेस मान लेता हूं, उसमें से वो केस माइनस कर दूंगा जो काम के नहीं है। अब काम के काउंट करना चालू करो। ऐसा पॉसिबल है कि चारों डाइस पर 6 से बड़ा नंबर आ जाए, या चारों बच्चों को 6 से ज्यादा टॉफी दे दो। 6 से ज्यादा देने का मतलब सबको 7-7 तो दे रही हो, तो मिनिमम 7-7 टॉफी बांट दी, तो 28 टॉफी बांट दी थी, कितनी, 11 वाली। तो चारों डाइस पर 7 से बड़ा नंबर आए, वो केस यहां पर काउंट हुए। दोबारा बोलो, यही अब मेन सवाल है। एक तरह से 4 डाइस हैं, ये समझ में आ गया, केस माइनस करने होंगे। कब माइनस करने होंगे, जब किसी डाइस पर 7 या 7 से बड़ा नंबर आएगा। 6 तक आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 से बड़ा आती या 7 आती ही दिक्कत आ गई। अब मुझे केसेस माइनस करने का भी तो सोचना पड़ेगा ना, कि कौन कौन से केस माइनस करने हैं। ऐसा पॉसिबल है कि चारों डाइस पर 7 या 7 से बड़ा नंबर आ जाए, क्योंकि अगर सब पर मिनिमम 7 नंबर आ रहे हैं, सबको 7-7 टॉफी दे दी, कितनी टॉफी बांटती, 28 थी, कितनी, 11 थी ना। तो 28 टॉफी बांटने वाला केस यहां पर कंसीडर हुए, तो माइनस करने की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है इस पर्टिकुलर पार्ट में कि चारों डाइस पर 7 या 7 से बड़ा नंबर आ जाए। 3 पर आ सकते, नहीं आ सकता। 2 पर, मान लो x1 और x2 पर 6 से बड़ी वैल्यू आ रही है, तो मिनिमम 7 तो आ रही होगी ना। 7 और 7 कितना हुआ, 14 हुआ। x3 x4 अभी बचे हुए, तो 15-16 टॉफी बांटेंगे, लेकिन है कितनी, 11। मतलब सिर्फ वो केस फालतू आए हैं जब एक डाइस पर 6 से बड़ा नंबर है। ये बात समझ रहे हो। तो टोटल केसेस में से मैं वो माइनस करूंगा। वन ऑफ द डाइसेस gets a number greater than 6। मैक्सिमम एक ही डाइस ऐसा हो सकता है जिससे हमें दिक्कत हो, ये समझ में। अब केसेस काउंट करते हैं। माइनस 4 में से कोई भी एक डाइस सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट हो गया, x1 वो आदमी है जिसको हमें उसकी लिमिट से, अपर लिमिट से बड़ी वैल्यू देनी है। एक एक टॉफी तो मैं ऑलरेडी बांट चुका था, कितनी टॉफी थी मेरे पास, 7। इसको बाहर करने के लिए, इसकी वैल्यू एक्सीड करवाने के लिए मिनिमम कितनी और टॉफी देनी पड़ेगी, दोबारा फिर बोलो। 4C1 से हमने वो डाइस सिलेक्ट करा जिस डाइस पर गलत वैल्यू आ रही है, ठीक है, जिसको 6 से ज्यादा टॉफी मिल गई।
अब पहले एक एक टॉफी तो बांट ही चुका था ना मैं, अब x1 को और कितनी टॉफी दूं कि वो अपनी लिमिट के पार चला जाए? 6 और देनी पड़ेंगी। 5 दे दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? अगर 5 दिए तो टोटल कितनी टॉफी है? 6 टॉफी। 6 टॉफी अलाउड है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मिनिमम कितनी देनी पड़ेगी? फालतू के केस काउंट करने के लिए 6 मिनिमम देनी पड़ेगी। तो अब मैं कितनी टॉफी बांट चुका हूं? 10 बांट चुका हूं। तो अब जो भी केस काउंट होंगे वो केस फालतू के केस होंगे या नहीं होंगे? फालतू के केस होंगे, एक्स्ट्रा केस होंगे। अब जो एक टॉफी है उसको बांटने के कितने तरीके हैं? 4 तरीके ना। x1 को दे दो, x1 मना थोड़ा ना कर रहे। x1 मना कहां कर रहे हैं? अब x1 तो कितनी भी ले सकते हैं। तो उस एक टॉफी को बांटने के कितने तरीके हैं? 4। तो आंसर आया 10c3 माइनस 16। ये बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो अपर लिमिट आ जाए वहां पर गड़बड़ी आनी चालू हो जाती है। तो वो केस तुम्हें माइनस करने पड़ेंगे और वो थोड़ा सा पेचीदा काम है। अच्छा अभी तो 11 वो ही बात है। 11 मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने सुबह 11 लिख दिया था, मैंने ढंग से हिसाब लगाया नहीं। प्रॉपर सवाल अगर ढंग से बनाना होता तो 12-13 होता। 18-19 में तो और भी ज्यादा केस आ जाएंगे, वो नॉर्मली पूछता नहीं है। हाँ भाई बोल। 4C1 के बाद वाला 4C 4C1 से मैंने वो डिसाइड करा कि कौन सा डाइस है। एक टॉफी तो मैं पहले से बांट चुका था। x1 को उसकी लिमिट पार करवाने के लिए मिनिमम 6 टॉफी और देनी पड़ेंगी, तो मैंने 6 टॉफी और दे दी उसको। तो अब x1 को 7 टॉफी मिल चुकी है, सबकी कंडीशन पूरी हो चुकी है ऑलरेडी। अब x1 को मैं जो बाकी बची हुई एक टॉफी है वो ना दूं, क्योंकि 10 तो टॉफी बांट चुका ना, बाकी बची हुई एक टॉफी x1 को ना दूं, तो x1 के पास फिर भी कितनी टॉफी है? 7 टॉफी। वो केस फालतू के, वो भी माइनस करने। अगर मैं x1 को वो टॉफी दे दूं तो x1 के पास कितनी टॉफी आ जाएंगी? 8 आ जाएंगी। वो भी गलत है, वो भी माइनस करने। तो बाकी की बची हुई एक टॉफी को बांटने के 4 तरीके हैं, या तो मैं x1 को दूं, या x2 को, x3 को, या x4 को, या अगर मल्टीनो में लगाना चाहे वो लगाने का कोई तुक है नहीं क्योंकि एक ही है। तो एक को 4 लोगों में बांटना है तो ये तरीके होंगे। ये आ गया 4c3। 4c3 कितना होता है? 4 होता है। तो वो मल्टीप्लाई कर दिया। अब केस और इंटरेस्टिंग कहां बनता है ये? अभी मैंने कहा एक डाइस ही अपनी लिमिट पार कर सकते हैं, 2 कर जाए तब क्या होगा? फिर सेट्स की मदद लेनी पड़ेगी। तो उस टाइप की हम मंडे को करेंगे। आज के लिए बहुत है। कुछ नहीं समझ में आया आज वाले लेक्चर में तो पूछ लो, नहीं तो बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो। कल आना। कल भी वैसे अमन सर से जो बात हुई थी वो यही कह रहे थे, सुबह शाम की शायद दोनों लगानी पड़ेंगी तुम्हें। ये मत करना रात को फोन कर करके परेशान कर रहे हो, मैसेज आ जाएगा अगर होगा तो। हाँ भाई ध्रुव, लास्ट वाला पार्ट रिपीट कर दिया, अगर अभी भी दिक्कत है तो बता। ऊपर वाला तो आ ही गया होगा। अच्छा ऊपर वाले में मैंने दिमाग क्यों नहीं लगाया सारा? क्योंकि सारी की सारी टॉफी तुम x1 को भी दे दो, पहली बात तो अलाउड ही नहीं है, एक एक टॉफी तो देनी देनी है। बाकी बची हुई 2 टॉफी थी वो x1 को भी दे दो, तो उसको मैक्सिमम कितनी टॉफी मिली? 3 टॉफी मिली। तो मैक्सिमम 3 टॉफी मिली है, तो केस वो एक्स्ट्रा वाले केस काउंट ही नहीं हुए। अपर लिमिट में दिक्कत आएगी, ठीक है, लोअर लिमिट भाड़ में गई। इसका एक तरीका और होता है, सुनना चाहो तो वो भी सुन लो। मुझे पसंद नहीं है लेकिन अपना अपना वो है, इच्छा है जैसे तो। पहले डाइस पर क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 5 और 6। ये पॉसिबिलिटीज हैं। कितने डाइस हैं? सम चाहिए कितना? जो जो पॉसिबिलिटी है उनको x की पावर में रखो। 4 डाइस हैं तो पावर 4 आएगी। अगर 10 डाइस होते तो पावर कितनी आती? 10 आती। सम चाहिए 11 तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11। सम 18 चाहिए होता तो कोफिशिएंट ऑफ x की रेज़ टू द पावर 18। तो जितने भी मैंने आज सवाल करवाए हैं मल्टीनोमियल के, उन सब क्वेश्चंस को करने का एक एक्स्ट्रा तरीका ये भी होता है। ठीक है, करके दिखा देता हूं ये वाला। सुबह वालों ये मत सोचना जो वीडियो देख रहे हो कि हमें नहीं करवाया, तुम्हें भी करवा दूंगा मंडे को। ठीक है, पहली बात तो तुम्हें थोड़ा आइडिया तो दे ही दिया था मैंने।
तो इसमें क्या करते हैं, इस सीरीज का सम निकाल सकते हो, क्या आएगा, x की पावर 7, सॉरी यार लिख लो, इतना तो समझ जाओगे डायरेक्ट। जीपी का सम तो निकाल लोगे, x माइनस एक्स की पावर 7 पूरे की पावर 4 आएगी, 1 माइनस एक्स की पावर -4 आएगी, ये बनेगा। इसको एक्सपेंड करना जानते हैं, इसको एक्सपेंड करोगे तो x की पावर 28 आएगी, माइनस में आएगा 4 x की पावर 22, प्लस में आएगा 6 x की पावर 16। एक्सपेंड कर लेना, वो मैं नहीं समझाऊंगा क्या कर रहा हूं, कर ही लोगे वो तो। 7 और 3 10 आ जाएगा, x की पावर 4 आ जाएगी। इसको एक्सपेंड करना सिखाया हुआ है, इसकी जनरल टर्म लिखानी सिखाई हुई ना। अच्छा, मुझे किसका कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर 11 का चाहिए, 28 से काम चलेगा, 28 को किस आगे बढ़ेगी पावर ना, 28 से तो कुछ नहीं बनेगा, 22 से नहीं, 16 से नहीं, इसके साथ x, तो यहां से x का कोफिशिएंट ढूंढ सकते हो, कितना आएगा, पहली टर्म बनती है 1, फिर nx आता है, फिर n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x का स्क्वायर, लिख लोगे, वो निकालना पड़ेगा मुझे। तो ये वाली टर्म किससे मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ, कितना आएगा, -16, वो चीज आ गई। अच्छा, इसके साथ किसका मल्टीप्लाई करोगे, x की पावर 7 का, x की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालना सिखाया हुआ है डायरेक्ट, मल्टीनोमियल का यही फॉर्मूला था, इसी टाइप का, याद हो तो, कि अगर 1 माइनस एक्स की पावर नेगेटिव इंटीजर हो तो उसको -n ले लेते हैं, फिर n प्लस जो भी लिखवाया था मुझे भी याद नहीं इस टाइम, तो उस टाइम जो डिराइव करवाया था शायद n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1 ही होती, जो भी था मतलब करवाया था, तो वहां से निकालोगे, वहां से भी आंसर सेम आएगा। तरीका ये भी अच्छा होता है, तरीका ये भी अच्छा होता है। तुम्हें सोचने में शायद लग रहा होगा ये तरीका छोटा है, ये तरीका बड़ा है, ऐसा नहीं है, वो पढ़ाने पर है। अगर मैं पहला ही क्वेश्चन इस तरीके से करवाता तो तुम्हें ये आसान लग रहा होता, फिर भी मैंने बता दिया, अगर इससे मत्था मारने तो इससे मार लो, वही अपनी अपनी कहानी आ जाती है। जैसे मैंने पढ़ा था, हमारे सर ने ये वाला तरीका करवाया था तो मैं ये पढ़ाता हूँ, अमन सर के सर ने शायद ये पढ़ाया था तो वो ये पढ़ाते हैं, तरीके दोनों बराबर है। कहोगे तो मैं 1-2 क्वेश्चन और करके दिखा दूंगा मंडे को, जो तुम्हें समझ में आ जाए। तो मैंने ऑप्शंस तुम्हें दोनों दे दिए, लेकिन इसकी तरफ तुम थोड़े ज्यादा बायस्ड हो गए क्योंकि मैं क्लास की शुरू से यही कर रहा हूँ। लेकिन लंबाई ये भी नहीं है, अगर ये 3 लाइन में आंसर देगा तो ये भी 3 लाइन में देगा, 4 लाइन में नहीं देगा, और ये 4 में देगा तो ये भी 4 में देगा। लॉजिक ये कि 4 बार मल्टीप्लाई करे ना, जैसे 4 बार मल्टीप्लाई करा, पहले फैक्टर से मैंने x2 उठा लिया, सवाल बदल दिया हमने, जैसे हमने वो करा था ग्रिड वाला सवाल की 0,0 से 8,8 हमने सॉरी, हमने कहा हमें क्वेश्चन पसंद नहीं है, चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन चेंज कर दिया हमने। इसको इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि अगर पहले फैक्टर से मैंने x2 उठाया, दूसरे फैक्टर से मैंने x3 उठाया, तीसरे वाले से x की पावर 5 उठाया और चौथे वाले से x की पावर 1 उठाया, तो x की पावर 11 बनेगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले डाइस से मुझे नंबर 2 मिला होगा, फिर 3 मिला होगा, फिर 5 मिला होगा, फिर 1 मिला होगा, ठीक है। और उन चारों का सम कितना आएगा, 11 आएगा, तभी तो मल्टीप्लाई होकर पावर 11 बनेगी ना। तो जितना सम चाहिए वो पावर से मिल जाएगा मुझे। और जब मैं x की पावर 1 से लेकर x की पावर 6 तक लिख रहा हूं तो एक्स्ट्रा नंबर आएगा ही नहीं। जैसे यहां पर हमें केस माइनस करने पड़े थे टोटल में से, कि जब x1 की वैल्यू 7 या 7 से बड़ी चलेगी, इसमें तो x की पावर 7 ले ही नहीं सकते ना, मैंने उसको ऑप्शन ही नहीं दिया वो वाला, तो वो सिर्फ वही वैल्यू ले पाएगा जो हम चाहते हैं। तो इसमें माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें माइनस करने की जरूरत पड़ती है। दोबारा बोल रहा हूं, समझ लेना, अगर जिसमें कंफर्टेबल होगे मैं वो करवा दूंगा अगली बार।